नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत ही पेचीदा कहानी में उतर रहे हैं। कहानी है ब्रिटिश राज के दोहरे चेहरे की। हम सब ने पढ़ा है कि अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन 1813 के बाद अचानक उन्होंने भारत को सुधारने और सभ्य बनाने का बीड़ा उठा लिया। सती प्रथा पर रोक, नई शिक्षा नीति वगैरह वगैरह। हाँ, और ये बदलाव बहुत बड़ा था। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो इस कहानी को बिल्कुल नए सिरे से दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई अचानक आया हुआ नेक विचार नहीं था। इसके पीछे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का धुआं था, यूरोप में चल रही विचारों की क्रांति थी और ईसाई धर्म फैलाने का जुनून भी था। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ब्रिटिश राज के इस सबसे बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। वो भारत को बदलना भी चाहते थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आजाद होने की सोचने लगे। ये एक बहुत ही महीन और कह सकते हैं खतरनाक खेल था। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। साल था 1813। इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सीधी सादी पॉलिसी थी, जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब भारतीय समाज, धर्म, रीति रिवाज में कोई दखल नहीं। फिर 1813 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना गियर ही बदल दिया और सुधार का झंडा उठा लिया। देखिए, इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में थी। वहाँ औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर थी। मैनचेस्टर और लंकाशायर की बड़ी बड़ी मिलें दिन रात कपड़ा और दूसरा सामान बना रही थी। अब इतना सारा माल बना तो लिया, लेकिन इसे बेचना कहाँ था? उन्हें एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी, और भारत से बड़ा बाजार उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था। अच्छा, तो ये मामला सीधे सीधे अर्थशास्त्र से जुड़ा था। लेकिन पहले भी तो वो भारत से व्यापार कर ही रहे थे, पैसे कमा रहे थे। तो फिर समाज को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? सिर्फ शांति बनाए रखने से काम नहीं चल रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। पहले का व्यापार अलग था। वो भारत से मसाले, कपड़ा ये सब खरीदकर यूरोप में बेचते थे। लेकिन अब पासा पलट चुका था। अब उन्हें अपना बना बनाया माल भारत में बेचना था, और इसके लिए उन्हें एक ऐसा भारतीय समाज चाहिए था जो उनका ग्राहक बन सके। आप सोचिए, एक पारंपरिक आत्मनिर्भर गांव का समाज फैक्ट्री में बने कपड़े क्यों खरीदेगा? सही बात है। उनकी जरूरतें अलग थी, उनकी पसंद अलग थी। एग्जैक्टली। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर भारतीयों की सोच, उनकी आदतें, उनका रहन सहन थोड़ा बदला जाए, उन्हें थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए, तो वो ब्रिटिश सामानों के लिए एक परफेक्ट मार्केट बन जाएंगे। जैसा कि इतिहासकार थॉमसन और गैरेट ने लिखा है, पुरानी लूटपाट के तरीके अब आधुनिक औद्योगिकरण और पूंजीवाद में बदल रहे थे। मतलब अब डाका डालने की जगह दुकान खोलनी थी, और दुकान चलाने के लिए ग्राहक का मिजाज बदलना जरूरी था। अरे, ये तो कहानी को बिल्कुल ही पलट देता है। मतलब भारत में जो सुधार शुरू हुए, उनका शुरुआती मकसद भारतीयों का भला करना नहीं, बल्कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना था। पर जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। उस दौर में यूरोप में विचारों का भी एक बड़ा तूफान चल रहा था। हाँ, और वो इस कहानी का दूसरा सबसे दिलचस्प पहलू है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, जिसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया था। यूरोप का बौद्धिक माहौल पूरी तरह बदल रहा था। एक तरफ रूसो जैसे लोग थे जो हर इंसान की आज़ादी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एडम स्मिथ जैसे विचारक थे जो व्यापार और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नए ढंग से देख रहे थे। तो इन नए विचारों का निचोड़ क्या था? स्रोत इन्हें कैसे समझाते हैं? क्या ये सिर्फ किताबी बातें थीं या इनका कोई ठोस मतलब भी था? नहीं, इनका बहुत ठोस मतलब था। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा आइडिया था तर्कवाद, रैशनलिज्म। इसका सीधा सा मतलब था, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो हजारों साल से चली आ रही है, बल्कि उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसो। अगर कोई चीज लॉजिकल नहीं है तो वो गलत है। मतलब परंपरा की जगह तर्क ले रहा था। ये तो किसी भी पुराने समाज के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। दूसरा आइडिया था मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। इसका सार ये था कि हर इंसान की अपनी एक गरिमा है, अपनी कीमत है। आप किसी को अपने तरक्की की सीढ़ी बनाकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म का हो। और तीसरा आइडिया था प्रगति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस। ये सोच कि दुनिया या समाज ठहरा हुआ नहीं है, इसे लगातार बेहतर बनाया जा सकता है, और इसे बदलने की ताकत इंसान के हाथ में है। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्रगति का सिद्धांत वाली सोच अपने आप में थोड़ी घमंडी नहीं है? मतलब ये मान लेना कि हम जानते हैं कि बेहतर क्या है और हम किसी दूसरे समाज में जाकर उसे ठीक कर सकते हैं,
यहीं से तो साम्राज्यवादी सोच को ताकत मिलती होगी कि हम पिछड़े हुए लोगों को सभ्य बनाने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इन विचारों का सबसे बड़ा विरोधाभास था, और यह हमें सीधे उस टकराव पर ले जाता है जो उस वक्त भारत में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों के बीच चल रहा था। हर कोई इन नए विचारों को एक ही चश्मे से नहीं देख रहा था, मोटे तौर पर दो खेमे बन गए थे। अच्छा, तो एक तरफ ये संभाल कर चलो वाली टीम थी जो भारतीय संस्कृति को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहती थी। जाहिर है हर कोई इतना नरम दिल तो नहीं रहा होगा। वो दूसरा ग्रुप कौन था जो भारत को बिल्कुल हे दृष्टि से देखता था? वो दूसरा खेमा था रैडिक नस्कर, जो 1800 के आसपास ताकतवर हुआ। इनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। ये भारतीय समाज को पिछड़ा, स्थिर और अंधविश्वासी मानते थे। उनकी नज़र में भारतीय रीति रिवाज बर्बर थे और संस्कृति भ्रष्ट थी। ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारियों और विचारकों ने इसी सोच का इस्तेमाल भारत पर अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए किया। मतलब उनका तर्क था कि भारतीय इतने पिछड़े हैं कि वो खुद पर शासन कर ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए हमारी जरूरत है। एक तरह से ये गुलामी का वैचारिक लाइसेंस था। बिल्कुल, ये एक तरह का बौद्धिक हथियार था। लेकिन, और ये जानना बहुत जरूरी है, सभी रैडिकल्स ऐसे नहीं थे। स्रोतों के मुताबिक उन्हीं में से कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज ऐसे भी थे जो मानवतावाद और तर्कवाद के विचारों को लेकर ईमानदार थे। उनका मानना था कि भारत की समस्याओं का समाधान उसे हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान, दर्शन और साहित्य से जोड़ना है। वो सच में मानते थे कि तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चलकर भारत भी प्रगति कर सकता है। तो ये थे वो आदर्शवादी लोग जिनकी वजह से शायद कुछ अच्छे सुधार भी हुए होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे भले और ईमानदार अंग्रेज बहुत कम थे। असल में नीतियां बनाने वालों पर इनका कोई खास असर नहीं था। टॉप पर बैठे लोग तो साम्राज्य चलाने और पैसा बनाने में ही लगे थे। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन पर हमेशा साम्राज्यवादी और शोषक सोच ही हावी रही। यहीं पर मेरा सवाल है, अगर असली मकसद शोषण ही था और ये आदर्शवादी लोग सिर्फ मुट्ठी भर थे, तो फिर इस सुधारों को अपनाया ही क्यों गया? सती प्रथा पर रोक या शिक्षा पर जोर देने से उनके मुनाफे का क्या लेना देना था? ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सुधारों को सिर्फ तब और उसी हद तक अपनाया गया जब तक वो अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के आड़े ना आए। इसे ही औपनिवेशिक आधुनिकीकरण या कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। औपनिवेशिक आधुनिकीकरण, ये सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह समझिए। अंग्रेज भारत की गाड़ी को आगे तो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक अपने हाथ में रखना चाहते थे। स्पीड उतनी ही जितनी उनके लिए फायदेमंद हो। उन्हें पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे जो उनका सस्ता प्रशासन चला सकें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। उन्हें अपने माल को बंदरगाहों से देश के अंदर तक पहुंचाने के लिए रास्ते चाहिए थे, इसलिए उन्होंने रेलवे और सड़कें बनाई। लेकिन उन्होंने भारत में आधुनिक उद्योगों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत उनके लिए एक प्रतियोगी बन जाए। वाह, मतलब आधुनिकीकरण भी अधूरा, अपनी शर्तों पर। उतना ही करो जिससे हमारा फायदा हो, लेकिन इतना मत कर देना कि ये लोग ताकतवर बनकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाएं। बिल्कुल, यही वो दुविधा थी। थोड़ा आधुनिकीकरण शोषण को और कुशल बनाने के लिए जरूरी था, लेकिन पूरा आधुनिकीकरण राष्ट्रवाद जैसी ताकतें पैदा कर देता जो उनके राज के लिए ही खतरा बन जाती। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक आधी अधूरी संतुलित नीति अपनाई। कुछ मामलों में आगे बढ़ाया, कुछ में पीछे खींचा। ठीक है, तो अब तक हमने दो बड़े खिलाड़ी देख लिए, एक ब्रिटेन की इंडस्ट्री का लालच और दूसरा यूरोप से आए नए विचारों का प्रभाव, जिसे अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। इस कहानी में तीसरा किरदार भी था, धर्म। ईसाई मिशनरियों का इसमें क्या रोल था? उनकी एक बहुत ही अहम और दिलचस्प भूमिका थी। विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट जैसे प्रभावशाली लोग भारत में आधुनिकीकरण के बड़े समर्थक थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल अलग था। वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो उनका तर्क क्या था? वो कैसे सुधारों को धर्म से जोड़ रहे थे? उनका मानना था कि हिंदू और इस्लाम धर्म झूठे हैं और भारत के पिछड़ेपन की असली जड़ यही धर्म है। उन्हें लगता था कि अगर भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और तर्क पढ़ाया जाएगा तो उनका अपने अंधविश्वासी धर्मों से मोहभंग हो जाएगा, और जब वो अपने पुराने देवताओं पर सवाल उठाएंगे तो वो ईसाई धर्म की सच्चाई को आसानी से स्वीकार कर लेंगे।
इसलिए उन्होंने आधुनिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने का समर्थन किया। ये उनके लिए धर्म परिवर्तन का एक रास्ता था। लेकिन एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब गठबंधन है। एक तरफ रैडिकल्स जो विज्ञान और तर्क की दुहाई दे रहे हैं और हर तरह के धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ मिशनरी जो अपने धर्म को फैलाने के लिए उसी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों साथ में कैसे काम कर सकते थे? इसीलिए स्रोत उन्हें अनिच्छुक सहयोगी कहते हैं, अनविलिंग एलाइज। दोनों का तात्कालिक लक्ष्य एक था, भारतीय समाज की पुरानी संरचनाओं को तोड़ना, लेकिन अंतिम लक्ष्य वो अलग अलग थे। और इसमें एक बहुत मजेदार आयरनी भी छिपी है। जैसा कि प्रोफेसर H.H. डोडवेल ने लिखा है, जब पश्चिमी शिक्षा पाए भारतीयों को अपने देवताओं की वैधता पर सवाल उठाना सिखाया गया तो उन्होंने बाइबल की वैधता पर भी सवाल उठाए। हाँ, मतलब अंग्रेजों का दाव उल्टा पड़ गया। वो सोच रहे थे कि भारतीय सिर्फ अपने धर्म पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे भारतीयों ने उनके धर्म को भी उसी तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। बिल्कुल यही हुआ। मिशनरी एक और वजह से ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। हाँ। उन्हें अपना धर्म प्रचार करने के लिए एक स्थिर कानून व्यवस्था, हाँ, और अंग्रेजों का दबदबा चाहिए था। हाँ। साथ ही वो ब्रिटिश व्यापारियों को ये कहकर उनका समर्थन हासिल करते थे कि ईसाई बने भारतीय ब्रिटिश सामानों के ज्यादा वफादार और बेहतर ग्राहक साबित होंगे। तो इस पूरी उथल पुथल पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो सिर्फ चुपचाप ये सब देख रहे थे या किसी ने इन बदलावों का समर्थन भी किया? नहीं, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण तबका इन बदलावों का स्वागत कर रहा था। राजा राममोहन रॉय जैसे महान समाज सुधारक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो और उनके जैसे कई और लोग भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जाति प्रथा और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से तंग आ चुके थे। उन्हें लगा कि आधुनिक पश्चिमी विचारों में ही भारत के उद्धार का रास्ता है। उन्होंने रैडिकल्स का जोरदार समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगा कि यही लोग भारत को मध्ययुगीन सोच से बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? अगर भारत में सुधारक भी यही चाहते थे और कुछ अंग्रेज भी यही कर रहे थे, तो ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? 1857 के विद्रोह और 1858 के बाद ऐसा क्या बदला कि अंग्रेजों ने अपने पैर पीछे खींच लिए? हुआ ये कि भारतीय बहुत ज्यादा अच्छे शिष्य साबित हुए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों को बहुत तेजी से अपनाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ विज्ञान और साहित्य ही नहीं सीखा, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के विचार भी सीख लिए। अब वो इन्हीं आधुनिक सिद्धांतों का हवाला देकर अपने लिए अधिकारों की और शासन में भागीदारी की मांग करने लगे। अरे, तो जब तक भारतीय सिर्फ क्लर्क बन रहे थे और उनका सामान खरीद रहे थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आजादी और अधिकार जैसे शब्द इस्तेमाल करने शुरू किए, अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। एकदम। उन्हें एहसास हो गया कि जिस आधुनिकीकरण को वो अपने फायदे का औजार समझ रहे थे, वही अब उनके खिलाफ एक हथियार बन रहा है। उन्हें डर लगने लगा कि अगर भारत पूरी तरह से आधुनिक हो गया तो वो गुलाम बनकर नहीं रहेगा। 1857 के विद्रोह ने इस डर को और पक्का कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? क्या सुधारों को पूरी तरह रोक दिया? उन्होंने एक और बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने समाज सुधारकों से अपना समर्थन खींच लिया और समाज के सबसे रूढ़िवादी और परंपरावादी तत्वों का साथ देना शुरू कर दिया, जैसे जमींदार, राजे रजवाड़े और पुजारी। उन्हें लगा कि यही वो लोग हैं जो बदलाव का विरोध करेंगे और समाज को पिछड़ा बनाए रखने में उनकी मदद करेंगे, जिससे उनका राज सुरक्षित रहेगा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिन सामाजिक बुराइयों को वो खत्म करने का दावा कर रहे थे, बाद में उन्हीं को बनाए रखने वालों का साथ देने लगे, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने समाज को नियंत्रित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को और आक्रामक तरीके से लागू किया। उन्होंने जानबूझकर जातिवाद और सांप्रदायिकता को हवा दी ताकि भारतीय आपस में ही लड़ते रहें और कभी एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े ना हो पाएं। तो जो कहानी भारत को सभ्य बनाने के एक बड़े दावे के साथ शुरू हुई थी, उसका अंत अपनी सत्ता बचाने के लिए भारत को और ज्यादा विभाजित करने की एक सोची समझी साजिश पर हुआ। बिल्कुल। ये औपनिवेशिक आधुनिकीकरण के उस मूल विरोधाभास को उजागर करता है जिसके बारे में हमने बात की थी। इसका उद्देश्य कभी भी भारत को एक सच्चा, स्वतंत्र और आधुनिक राष्ट्र बनाना था ही नहीं। इसका असली मकसद हमेशा एक ऐसा अधीन और आश्रित देश बनाना था जो ब्रिटेन के औद्योगिक और साम्राज्यवादी हितों की सेवा करता रहे। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने एक सचेत नीति के तहत जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को गहरा किया।
तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम अपने समाज में जो दरारें और जो विभाजन देखते हैं, उनकी जड़ कितनी गहरी है और वो किस हद तक अंग्रेजों की उसी फूट डालो और राज करो की विरासत है, जो तब शुरू हुई जब उनका आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए खतरा बनने लगा था।